angle theory. We'll also discuss what is code mixing and code switching. What is intrasentential code switching or code mixing. So we'll be learning all these things. We'll be learning about the diphthongs because yesterday we discussed about monophthongs, but today 8 remaining diphthongs are remaining. So I want that I should cover this. So we'll be covering this one, and the second thing we are going to cover, we'll be covering about semantics. What is semantic? What are the theories of semantic? We'll learn empirically about this topic. इसके बारे में बड़ा हम empirically इसको देखेंगे. So let's see. यहाँ पे देखें, एक साउंड होती है ए, ये क्या है? ए ई, जैसे वो साउंड होती है ना सेट के अंदर, तो वो ए थी, ए साउंड थी, सेट. तो इसके साथ एक और भी है ए, टेक. तो लेट्स ट्रांसक्राइब इट एंड लर्न कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है. हम इसको देखते हैं. लिखें डिफ्थोंग्स. कितने डिफ्थोंग होते हैं? कौन बताएगा मुझे कि हाउ मेनी डिफ्थोंग्स आर इन इंग्लिश? 8 diphthongs. यहाँ पे हमारे पास 8 डिफ्थोंग्स हैं. और मोनोथोंग्स कितने थे? साथ साथ आप नोट करते जाएं, आपको समझ आती जाएगी और आपकी तैयारी भी होती जाएगी. अच्छा, हमारे पास 8 हैं और ये 12 है. ठीक है. मोनोथोंग हमने कल मोनोथोंग जो है 1 by 1 जो है विद एग्जाम्पल किए हैं. जिसने मेरा वो लेक्चर कल का सुन लिया ना, उसके मोनोथोंग क्लियर हो गए. आज हम 8 जो डिफ्थोंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. पहला डिफ्थोंग जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ. ये ए, ये क्या है? इसको हम ऐसे कहेंगे, ऐसे कहें ए, ई, जैसे ए सेट के अंदर होता है, सेट ए. और इसके साथ हम वो जो छोटा आई जो है वो लिखते हैं और ये बन जाएगा ए, टेक. जैसे ठेक है, इसके अंदर होता है. लेट्स सपोज अगर हम इसको ट्रांसक्रिप्शन भी इसकी सीखेंगे. आपने अगर ट्रांसक्राइब इसको करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसक्राइब इट, विल लर्न दिस. एक इसके अंदर है, ईयर के अंदर अगर देखें आप तो सबसे पहले यस, उसकी रिकग्निशन क्या है कि इसके अगर कहीं ये वर्ड आ जाता है ए के ई, ये लिख लें. अगर कहीं पे ए सी आ जाता है, ए सी ई, ठीक है. अगर कहीं ये आ जाता है ए आई एल, किसी का माइक काइंडली ऑन है तो वो ऑफ कर दे. ए आई एम आ जाता है, ठीक है. ए आई एस एम आ जाता है, ए आई एस एम. तो वहाँ पे ये यूज़ होगा. ये वाला पहले कर रहे हैं, माइंड में रखिए. तो लेट्स ट्रांसक्राइब कि हम टेक को करते हैं. ये मैंने एक वर्ड लिखा है, इसको ट्रांसक्राइब करते हैं. मेन चीज़ ये है, इधर से अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही मेरे लिखे की तो यहाँ पे देख, इसको ट्रांसक्राइब हमने करना है. और ए जो वो सेट के अंदर होता है, सेट SET, ए आई, तो ये साउंड क्या देगा? ए की. टेक, ख, ठ ए ख, टेक. ट्रांसक्राइब हो गया. अब एक वर्ड है फेस. ये वाला, ये ए सी आ जाए तो तब भी ये साउंड आएगी. ये वाला अगर ए सी ई लिखा हो तो वहाँ पे भी ई और आई, ए, ये साउंड आएगी. चलो इसको ट्रांसक्राइब करते हैं. फ, और ये साउंड क्या देगा? पूरा जो ए सी ई है उसने अब हमें क्या साउंड देनी है? आगे जो ए साउंड है वो देगा ई और आई, फे. और ये स ट्रांसक्राइब हो गया.
2 स्टूडेंट जो हैं वो अभी आए हैं। चलो कोई और एग्जांपल। फेड, हम फेड को इसको लिख लिया आपने, मैं ये कर रहा हूँ इस वक्त, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने फेस आपको करके दिया, अब मैं आपको करके देता हूँ। अगर आ जाए फेड, फेड को करना है, इसके अंदर भी ए साउंड आती है, फ, और उसके साथ क्या है ई, और ये साथ आई ए, फे, ट, ये ट्रांसक्राइब हो गया। पहले फ लिखें, उसके बाद ए और आई, जो उसकी साउंड ए साउंड है, उसके बाद ड, ये ट्रांसक्राइब हो गया। मेल, इसमें कौन सी एग्जांपल आएगी? जैसे ये ए आई एल वाली, मैंने आपको बताया कि ए आई एल आ जाए किसी के अंदर, किसी के अंदर ए के आ जाए वर्ड के अंदर, उसके हाँ ये लगेगा। ए सी आ जाए, ए सी ई, वहाँ पे भी ये ए यूज़ हो जाएगा। ए आई एस एम आ जाए। अब मैं बनाने लगा हूँ, करने लगा हूँ मेल, एम ए आई एल, इसको ट्रांसक्राइब करते हैं। तो मेल यहाँ पे ये देखें, ए आई एल ने ए आई ने क्या साउंड देना है हमें, ए और ये आई, ए, मेल, मेल, म, और उसके साथ ई और आई, ए, मे, ल, ये ट्रांसक्राइब हो, ये ला साउंड, ये म साउंड, ये ए, मेल। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे फेन है, हु विल ट्रांसक्राइब दिस, कौन इसको ट्रांसक्राइब करेगा? सही आएगा वेरी गुड। और ए आई हमें क्या साउंड है? ए, उसके सिंपल ये याद रखें, ई आई है, ए, ये आ गया, और न, ले, कितना मुश्किल, आसान है ना? ये चीज़ें बस सीखनी पड़ती हैं, टेक्निकल है एक बहुत सीख। हाँ जी, ये अभी पेन का बताया, ई आई, सर एक मिनट, एक साउंड में क्या नहीं है, एन नहीं, ए, ए, पेन, 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 पेन नहीं तो फे, ए साउंड है, पेन, ठीक है, ये वाला ए साउंड है इसकी, ए, उर्दू में शायद ऐसे लिखेंगे, ए, आगे ये समझ को। चलो एक और मिसाल देता हूँ, ए आई एम, इसको करते हैं ट्रांसक्राइब। अब यहाँ पे जो ए साउंड है वो इन दोनों में मौजूद है, आपने ये फाइंड करना है कि ये साउंड मौजूद इस दोनों में मौजूद है, ए, म, सो ई, और उसके साथ अगर ये दोनों मिलते हैं, डिफ्थोंग है ना, दो मिले हुए हैं साउंड, एक ए जो सेट के अंदर साउंड होती है, एस सी टी, सेट के अंदर, ए, म, ये म, एम, ले ट्रांसक्राइब हो गया, एम। इतनी मिसालें काफ़ी हैं, हमारा एक हो गया डिफ्थोंग, इसको नोट कर लें। ये सारी मैंने मिसालें दी हैं, मैं दोबारा फिर उनके नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी है एक टेक की, इनको आप खुद कर लीजिएगा। मैंने आपको मिसाल दी है फेस की, मैंने आपको मिसाल दी है फेड की, मैंने आपको मिसाल दी है मेल की, मैंने आपको मिसाल दी है फेन की, मैंने आपको मिसाल दी है एम की, ठीक है। अब इनको आप खुद एक दफ़ा ट्रांसक्राइब कीजिएगा इनसे, मैंने आपको कर दिया। हमारा ये हो गया एक, हमारे टोटल 8 हैं जो हमने करने। तो हमें अभी हमने ये टेक्स, जैसे ये इससे बनता है, हमने ये किया है। सो नो लेट्स डू अनदर वन।
अब हम करते हैं इसको, सादा है, सिंपल है, तो इसको कर लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। इसके साथ मैं लिख देता हूँ, इसको हम कहेंगे ए, इसको हम कहेंगे आई, आई जैसे बाय, आई। इसको हम कहेंगे ओए, ठीक है, ओए, ये साउंड आएगी। इसको हम कहेंगे, ये जो है ये वाला, ये हमारा साउंड आएगा ईयर में, ये आएगा ईयर में, जो ईयर में आता है, और ये आएगा आए में। इसको हम क्या कहेंगे, आए, ईयर। लेकिन ये नीचे को साउंड जो वो हमने श्वास सीखी थी उसमें आएगा ईयर। ये है आओ, इसे हम क्या कहेंगे, आओ। गाओ, गोइंग, हम कहते हैं ना गोइंग, लेकिन वो कहते, वो अक्सर इंग्लिश स्पीकर को आप सुने तो वो प्रोनाउंसिएशन रूल के मुताबिक बोलते हैं आई एम गोइंग, गाओ, 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 आओ, वो ये साउंड होता है गोइंग, ये आओ है, ठीक है। और ये क्या है, इसको भी ज़रा सीख लें, ये है उआ, उआ। आओ का भी है काओ के साथ, किसके इसका साथ? साउंड ओ, गो, ओ का साउंड। किसका, इसका बात, इसकी बात कर रही हूँ। गो, गो, ओ, गो, ओ का साउंड, आओ। अक्सर वो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे वो अक्सर बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आई एम गोइंग, गोइंग, तो इस तरह की वो प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, तो वो साउंड यही होता है, आओ, जैसे ये साउंड है। सही बात है, ऐसे कह रहे हैं। दूसरा वो इंग्लिश मूवीज में समथिंग कहते हैं गो, गोइंग, वी आर गोइंग, तो इस तरह की वो साउंड, ये सही साउंड होती है, आओ, आओ, आओ। ये श्वा है और उसके साथ ये बड़ा ऊ है, ये ऊ है, गाओ। तो ये क्या है, ऊ, ये नीचे को साउंड, ये श्वा साउंड आनी है ऊ, फुआ। तो ये फुआ के अंदर जो साउंड होती है ये है। और ये क्या है, खाओ, आओ, ये पूरा आओ ही है, ये आप माउथ जो है ओपन करेंगे। सर ये सेकंड, ये जो थर्ड लास्ट है वो, और ये काओ, इसमें ज्यादा नहीं है ना, फर्क है ना। ये जो है आओ है, इसमें मुंह आप थोड़ा सा खोलेंगे, आओ, खाओ, ठीक है, खिलाओ, इस तरह के जो साउंड है, आओ, खाओ के अंदर आती है ये साउंड, आओ। माउथ ओपन करें, फिर उसके बाद राउंड, आओ, आओ, ये वाला। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखें, दूसरा रूल जो है हमारा, लेट मी टेल यू, दूसरा जो है वो कौन सा करना है हमें। अच्छा, एक रूल और है, अगर इससे पहले वावल आ जाए, इसको कर ले नोट, ये कर लिया ये वाला, फिर एक और बताता हूँ। अगर ये TIN आता हो, शन, इसका मतलब क्या था, शन। अगर ये आ जाए किसी भी वर्ड के आखिर पर और इससे पहले वावल हो, इससे पहले क्या हो, वावल, इससे पहले वावल हो, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे स्टेशन है, STA, अब देखिए इससे पहले वावल आ गया, जब इससे पहले शन से पहले वावल आ जाए, ये आ गया ना, तो आपने फिर क्या करना है, इसमें भी वो ए साउंड जो है वो लगाना है, स्टेशन, स, ठ और EA, ये वाला, शन, श, न, हो गया ट्रांसक्राइब, स, ठ, ए, शन, शन, ये दोनों, ये श साउंड और ये न, शन, स्टेशन,
स्टेशन, स्टेशन, ये मैंने इसको ट्रांसक्राइब किया। कोई और इस तरह की मिसाल ले लें जिसमें भी शन से पहले वावल आ जाए, उसको हम ऐसे ही ट्रांसक्राइब करेंगे। नोट कर लें इस रूल को भी, यानी जो TIN आ गया हो, आ जाए लास्ट में, और उससे पहले वावल हो, तो उसका भी यही लगेगा, वो आपका जो वावल होगा वो ये बन जाए। दूसरा रूल देखें, डेफिनेशन। हाँ डेफिने, बिल्कुल डेफिनेशन, ये वावल आ गया तो ये भी यही बन जाए, डेफिनेशन। और ये छोटी आएगी, FI, ये छोटा न, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही ये वाला, और न, डेफिनेशन। रूल नंबर दूसरा देखें, दूसरा मैं आपको रूल करवाने लगा हूँ आए वाला, ये वाला। हाँ जी, दूसरा रूल क्या है, आई, सीधा ये मुंह खोलने से आ ई, ये आपने नीचे करना है, आ ई, ये दो बेसिकली मोनोथोंग दो इकट्ठे किए हुए हैं, तो फिर डिफ्थोंग बनते हैं। डिफ्थोंग का मतलब होता है 2 वावल इकट्ठे किए हुए, आई। लेट्स ट्रांसक्राइब इट। फाइल, एग्जाम्पल देख लें, नायल, ठीक है, फाइल, टाइम, ये सारी इसमें यही आएगा, क्या आएगा, ये वाला। तो लेट्स ट्रांसक्राइब। ये जो आखिर में होता है टाइम, अगर हम टाइम को करते हैं ट्रांसक्राइब, तो ये जो आखिर में होता है, ये जो वावल होता है, ये हम अक्सर नहीं बोलते, जो आखिर में आता है टाइम। सो लेट, और ये इन, टाइम, टाइम। इसको ट्रांसक्राइब करते हैं फौजिया, और उसके बाद ये तो आना नहीं है, ये तो अपने माइंड से निकाल दे। जब भी वावल लास्ट में आता है वो हम उसको कंसीडर नहीं, वो साइलेंट होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। फायर, और उसके बाद आई और ल, फायर, नायल, न, और उसके बाद AIR, और उसके बाद ल, नायल, और उसके बाद A और ला। ये मिसालें लिख लें, नोट इट डाउन। ऊ, एक होता है ना आओ होता है, ये ऊ जो है, ये साउंड ये इसके अंदर आएगी, ऊ, जैसे गोइंग, गो, और इस तरह की जो भी साउंड है वो इसके अंदर आएंगी। मैं आपको मिसालें दूंगा कुछ। सो नोट इट। अब ये करने लगे हम, रोल नंबर 3 है, यानी वो तीसरा है इसका डिफ्थोंग। ओ, तो ये साउंड है ये वाली। अब वो ये ए नहीं है, वो उल्टा ये जो श्वा साउंड है ना, वो है ये, उसके साथ मिलके ये बना हुआ है, ऊ कहते हैं इसको, ऊ, ये वाला। यहाँ पे मैंने इसको किया था सेलेक्ट, ये हमने अभी ये किया है और ये किया। अब मैं आपको इधर ले आया गो पे,
तो गो को गो मिसाल होस्ट और लोड कोट और फोन, इन सब के अंदर ये साउंड है। मैं अभी लिखवा देता हूँ, वो जिसमें वो आएगा उसमें होम। अच्छा, जहाँ पे ये आ जाए, जिसके अंदर ये आ जाए, OST लिखा हो जिस वर्ड के अंदर, इसको नोट कर, जिस वर्ड के अंदर OAD लिखा हो, जिस वर्ड के अंदर ऐसे ONE आ जाए लास्ट में, जिसमें OME आ जाए, जिसमें ये देखें जो मैंने आपको मिसालें दी, इनमें सब में ये लिखी अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, उन वर्ड के साथ ये साउंड आएगी, केशवा और ये वाला ऊ, आऊ, आऊ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा उर्दू में मेरे ख्याल में ऊ। लेट्स ट्रांसक्राइब इट। सबसे पहले किसको ट्रांसक्राइब करते हैं? गो को करते हैं, ग, और ये श्वा और ये वो यू, गो हो गया। अब करते हैं इसको होस्ट को ट्रांसक्राइब, होस्ट, होस्ट, H, और उसके बाद हाँ, मैंने आपको बताया था कि जिसमें ये आ जाए OST, उसके अंदर भी ये लग जाएगा। तो ये मैंने लगाया, और उसके बाद स, क्योंकि सा की साउंड भी है, स, ठ, होस्ट, होस्ट, आओ, ओ, होस्ट, ये हो गया। और लॉर्ड, ल, और उसके अंदर साउंड क्या है? ये वाली, लाउड, आओ, ओ, और ड, लॉर्ड। खॉट को करते हैं, ख, और ये साउंड है ऊ, ये वाली, खोट, ठ। उसके बाद फोन को करते हैं ट्रांसक्राइब, फ, और वही श्वा, और फिर उसके बाद ये वाला ऊ, ऊ, फोन, न। फिर उसके बाद होम को करते हैं ट्रांसक्राइब, ह, ओ, हु, हो, म, होम। लिख लें इसको। इससे मिलता जुलता ही एक और है आओ, इसके नीचे ही है, इसके साथ ये वाला आओ, ये वाला। अब ये करते हैं, इसकी सिंपली पहचान ये है कि किसके साथ OU आ जाए, लिख लें इधर ही। अगर OU आ जाए किसी के साथ अंदर, किसी वर्ड के अंदर, वहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा। अगर OW आ जाए तो तब भी ये यूज़ हो जाएगा, जैसे काओ के अंदर आया। इसको नोट कर लें, बस इतनी इसकी 2-3 मिसालें हैं। इसको नोट कर लिया, मिटा दूँ? ये नोट कर लिया फौजिया, मिटा दूँ इसको? जी सर, ये हो गया। अच्छा, जी, किसी का कोई क्वेश्चन? O और U आ जाए और OW आ जाए, बस ये 2 चीज़ें याद रखें अक्सर। अब हम 1-2 मिसालें करते हैं, यहाँ पे लिख लें। ये कौन सा कितना नंबर चल रहा है?
पांचवा 4 4। अच्छा जी 4 है अगर ओ किसी वर्ड के अंदर ओ यू आ जाए, ठीक है, ओ डब्ल्यू आ जाए, तो ये साउंड है हमारी, वो साउंड ये बनेगी आओ। आ, मुंह को ओपन करेंगे, आ ऊ जो है वो राउंड हो गई, और इसमें क्या होगा, स्प्रेड, इसमें हम मुंह को ओपन करेंगे, आ ऊ, तो इसमें राउंड हो रहे हैं लिप्स, ज़रा बना के आप खुद ही देख लें, आ ऊ, आऊ। कौन करेगा, फौजिया आप करें, आओ करें ज़रा। go आ मुंह ओपन होगा, और ऊ वो लिप्स जो है वो राउंड होंगे, उसमें राउंड मीन के आगे को होंगे। सर वो भी जैसे प्रोनाउंसिएट करवाते हैं बच्चों को, जैसे आपका बॉल, सी काउ, खाओ खाओ, और उसके बाद फॉन्स, FOUNCE। हमने इसके अंदर देखना है कि ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये देखें इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो मैं यही इस्तेमाल करूँगा, ब्राउन ब्राउन। इसके अंदर मैं देखूँगा कि मुझे वो चीज़ें वो मिल रही हैं, ये मिल गया मुझे इसके अंदर भी मिल गया, इसके अंदर भी मिल गया। तो यहाँ पे जो साउंड आएगी वो कौन सी आएगी, ये ही आओ, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे काओ के अंदर आओ। लेट्स ट्रांसक्राइब इट। ख, और ये ए, आ जो मुंह जिसमें ओपन होता है, और ये जो बड़ा ऊ है, खाऊ। ठीक है, दूसरे को ट्रांसक्राइब करते हैं, फाउंड्स फाउंड्स, फ, और ये आ, और ये बड़ा ऊ, और उसके बाद न, स। ये ले, इसको भी मैंने ट्रांसक्राइब कर दिया। अब ब्राउन को करते हैं, ब्राउन, ब, ठीक है, र, और ये ही आ ऊ, उसके बाद न, ब्राउन। नोट इट डाउन प्लीज। ये भी हमने कर लिया, यानी 4 हो गए। लेट्स डू जो एयर के अंदर होता है, ठीक है, जो चेयर के अंदर होता है, वियर के अंदर होता है, वो करेंगे। ईयर ईयर, ठीक है, हेयर, चेयर, वियर, इन सब के अंदर जो साउंड है उसको अभी हम करने लगे। ईयर ईयर, लेट्स डू दैट, दिस वन। इसकी पहचान क्या है, ये केयर के अंदर आपको मिलेगा, ये आपको किसके अंदर मिलेगा, चेयर के अंदर। और भी कोई सोचें, और ये वेयर के अंदर भी मिलेगा, शेयर, हाँ शेयर के अंदर भी मिलेगा। और ये आप तो बहुत सियानी हैं, आप तो मेरे ख्याल में पढ़ाती रहती हैं। कर लिया इतना, मिटा दूं? जैसे वो क्लास में बैठे नहीं, बंदा कहता है कि टीचर कहता है मिटा दें, वही आपको वैसा बना दिया बिल्कुल।
Welcome back. Welcome back. You are all present, I hope. And now we are after ow, cow. We're going to complete ear. Ear we are going to do like ear के अंदर जो होता है, ear के अंदर होता है, ठीक है, जो चेयर के अंदर होता है, वेयर के अंदर होता है, वी आर गोइंग टू डू दैट. लेट्स डू दिस वन. सो एक ई जो है वो सीधा ई है, दूसरा क्या है उसे उल्टा किया हुआ. ये श्वा है, ये वाली, ठीक है, इसको हमने किया था कल. ईयर, लेट्स डू दैट. किसके अंदर मिलेगा आपको? अगर किसी वर्ड के अंदर आपको मिल जाए AIR, ठीक है, किसी वर्ड के अंदर मिल जाए ये, उसके एंड पे कहीं आ रहा हो, सेंटर में आ रहा हो, ये चीज़ें, तो वहाँ पे हम इसे लगा लेंगे. लेट्स डू, जैसे हमारे पास चेयर है. हाँ जी बोलिए. हाँ जी जी बोलिए. बोलिए बोलिए प्लीज. सर जो सबसे पहले बनी करवाई थी एग्जांपल. हाँ जी बोलिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है. ओके, आई थिंक यू हैव सम नेट प्रॉब्लम. चेयर. सर मेरे ख्याल में शकीला पूछना चाह रही है द फर्स्ट वन अबाउट जो टेक वाली वॉइस थे ना, या उसके बारे में ये नकल पूछना चाह रही है. कौन सा? एक्सप्लेनेशन ये फर्स्ट वन. वो अच्छा, ठेक वाला जो हमने सबसे पहले किया. वो ये आप रेज हैंड करते हैं ना, अपना हैंड रेज करते हैं. इज इट फर्स्ट वन?
उसकी हमने मिसालें की थी। वो ठेक था, वो ई था, ई है, वो ई था, ये और है, उसमें था ई और आई था, ये कॉम्बिनेशन था, ये वाला कह रही है ना। वो जो ठेक था उसमें मैंने कुछ मिसालें भी दी थी आपको, जैसे ए के आ जाए, ए के ई आ जाए, तो वो था ए, वो ए था, टेक, वो और साउंड है। इस दोनों में ये दोनों कंफ्यूज करते हैं अक्सर। ये ई है, ये ई है, और ये क्या है, ए है, टेक, ये ए साउंड निकलती है, ए। जैसे मैं उर्दू में लिख सकूं तो ए जैसे होता है, इस तरह ए, ये साउंड आएगी। तो ये दोनों में फ़र्क है इसमें, जैसे ए के ई आ जाए, ए सी आ जाए, जैसे मैंने टेक की मिसाल दी, फेस की मिसाल दी, फे, एट, और मेल, फेन, फेन। तो ये थोड़ा सा कि हमने साउंड क्या, उसकी साउंड क्या करनी, ई है, टेक। इसमें हमने क्या करना है, इसमें खे, ए, खे, ठीक है, ई, ये साउंड और है दोनों के। वो मतलब ये भी डिफरेंट यूज़ हो रही है। ये एक आपने ई सीधा लिखना है और एक श्वा लिखना है इसके साथ, फिर ये साउंड बनेगा। खेयर में होगा, मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, इनको नोट कर लें। जैसे चेयर है, और वेयर है। अब ऐसा करें कि लिख लें, अगर किसी के अंदर ये चीज़ आ गई, तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा खेयर में ख, और पहले ई आएगा, सॉरी, ई, और फिर ये श्वा, ई, खेया। जब आर जो होता है लास्ट में आता है तो उसकी साउंड जो है वो, अगर उसके बाद वावल हो तो फिर उसकी साउंड आती है। और यहाँ पे देखें इसके बाद वावल आया तो इसकी साउंड तकरीबन क्या आएगी यहाँ पे खेया। तो यहाँ पे इसकी साउंड जो है अनुसार ऐसे लिख भी सकते हैं, खेया। दूसरा चेयर को करते हैं, ठ, ये और ये दोनों मिलें तो ये क्या बनाते हैं, ये हमें को छ हार्ड पैलेट और टिप ऑफ द टंग के साथ प्रोड्यूस होने वाली ये साउंड है। और इसमें हमारी क्या होती है, छ हार्ड पैलेट को हमारी टंग जो है टच करती है, तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या आएगा कि ये साउंड हमने जब प्रोड्यूस करनी है, वी नीड टिप ऑफ द टंग अलॉन्ग विद द हार्ड पैलेट। तो ठ और ये श दोनों मिलें तो ये छ की आवाज़ बनती है, छ। तो हम क्या करेंगे, ये ई और उसके बाद ई, छ, बस। आर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आर साइड लास्ट में आता है और उसके बाद कोई वावल ना हो तो उसकी साउंड ही नहीं होती। यहाँ पे बस हम लिखेंगे छ, यही इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसको छ और ये श दोनों मिल के छा साउंड बनती है, छ। उसके बाद ई और ये इसके साथ श्वा, ई है, छ, ये साउंड बन गई। वेयर एंड स्पेयर को कर दे। हाँ, करता हूँ। वेयर और डब्ल्यू, ये वाली जो व, और उसके बाद क्या आएगा, ई, वेयर, बस। आर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आर के बाद जब कोई वावल साउंड ना आए तो वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, हम उसे बोलते नहीं, वो साइलेंट होता है। वेयर, बस। सर आपने पहले बताया कि अगर लास्ट में वो बोला है तो कंसीडर, किसके? और अभी आप बता रहे हैं सेकेंडरी
देयर इज अगर आर है तो वो भी कंसीडर नहीं होगा, तो ये मैंने बताया कि आर के बाद अगर वावल आए तो फिर आर की साउंड आती है, नहीं तो आपने आर की साउंड बोलनी नहीं है, वो उसके अंदर ही होती है। आप वेयर के अंदर आप देखें आर नहीं बोल रहे, आप बोलें वेयर, खुद भी उसके अंदर आर प्रोड्यूस बोलने में वो हमें फील हो रहा है, लेकिन हमने वो बोलनी नहीं है वेयर। बस यहाँ पे हमें आर को ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये साइलेंट होता है जब इसके बाद वावल ना आए। अब यहाँ पे मैंने जस्ट क्या लिखा, आपकी ट्रांसक्रिप्शन चेक कर लें, डिक्शनरी के ऊपर ऐसे ही लिखा होगा वेयर, बस आगे कुछ नहीं होगा। और दूसरा क्या बोला आपने, शेयर, इसका बोला इसको भी कर शेयर को, शेयर। तो अच्छा क्या बोला था, स्पेयर, ये वाला Yes, sir. स्पेयर। So let's do that. ARE और उसके साथ है ये वाला श। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको करना हो तो सबसे पहले श और उसके बाद क्योंकि इसके बाद क्या वावल आया है, इसलिए हमें आर लिखना पड़ेगा। स्पेयर स ह, ठीक है। और ये इसके बाद ही वावल आया है तो हमें आर की साउंड आएगी, स्पेयर, ठीक है। किसमें सर वो कुछ नहीं है, वेयर में भी आता है डेफिनेटली। मेरे ख्याल में ये नहीं आएगा, आई थिंक स्फीयर, ये दोनों इसमें भी नहीं आएगा। अगर इसमें नहीं आया ना तो फिर डिक्शनरी पे आपने ये चेक ज़रूर करना है इसको, वेयर डेफिनेटली। जब लास्ट में आए तो आई थिंक इसका नहीं आता, ठीक है। इसको मज़ीद आपने कंफर्म ज़रूर करना है और मुझे बताना भी है। सर डिक्शनरी में शो हो रहा है, हो रहा है, शो हो रहा है। वो मैंने उसी रूल को फॉलो किया ना, जैसे वो देखें डिक्शनरी के अंदर देखें, उसने मैंने एक रूल पढ़ा था कि जब भी वावल के बाद, मतलब उसके जब भी कॉन्सोनेंट स्पेशली आर के बाद ई आता है या कोई भी वावल साउंड आती है, जो मेरे पास डिक्शनरी है नहीं हो रहा। ये फिर वो अमेरिकन और कोई जैसे बहुत सारे एक्सेंट हैं तो उनका डिफरेंस है। एनी हो, आप एक रूल अपने माइंड में रखें, यानी मैंने ये आम पढ़ा है रूल कि जब भी आर के बाद वावल आ रहा होता है तो फिर उसकी साउंड जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। एक मिनट, मेरे पास इधर कोई डिक्शनरी पड़ी हो तो नेट से देख लेते हैं। वी चेक इन नेट, लेट मी चेक इन नेट। मेरी वेबसाइट डिक्शनरी पर तो हो रहा है। बस ठीक है, हो रहा तो वही रूल जो मैंने आपको बताया उसको माइंड में रखें। हम नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद में इसको फिर देखते हैं। अच्छा आगे देखिएगा कौन सा रह गया था, हमने ये कर लिया, ये हो गया। और इसी से रिलेटेड एक और है, ये वाला, ये भी नोट करें। ये किसके अंदर आएगा, ईयर। ये ई साउंड होता है ना सिट के अंदर। आपने एक साउंड पढ़ी होगी सिट, और एक हमने पढ़ी थी सेट। अब ये साउंड जो ए साउंड है, ये क्या ई है। सिट और सेट, ये दोनों में देख लें आप डिफरेंस कितना है। अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो यहाँ से स्टार्ट होगी साउंड, और फिर वो कैसे श्वा पे एंड होगी। ची, सिट,
जैसे चीयर के अंदर होता है ईयर, चीयर, ई से स्टार्ट होगी, सिट जैसे नहीं होता, ईयर, ईयर, इसमें ई डबल ई आर आ जाए किसी एक के एंड पे, और ई ए आर आ जाएगी, या आई ई आर आ जाए, तो उसमें ये इस्तेमाल होगा। थोड़े से कंफ्यूजिंग है, आप अगर बार बार इसको करेंगे प्रैक्टिस तो ये याद हो जाएगा। कितना 6 चल रहा है, 6 डिफ्थोंग है हमारा। जैसे मैंने बताया कि वो सिट के अंदर होता है ईयर, ये वाला सिट के अंदर जैसे ये होती है, और जबकि ये साउंड जो है सेट के अंदर होती है, ये ए साउंड बनेगी और ये ई साउंड बनेगी, सिट और सेट दोनों में ये डिफरेंस, ये याद रखें। अगर आपके वर्ड के आखिर में डबल ई आर आ जाए या ई ए आर आ जाए या आई ई आर आ जाए, वहाँ पे ये इस्तेमाल हो। मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ चीयर, चीयर, वो कहते हैं ना अक्सर वो खुशी का इजहार करते हैं, चीयर, फियर। अब यहाँ पे यूजुअल रूल है कि ये आर जो है साइलेंट है, क्योंकि इसके बाद कोई वावल नहीं है, और उसके बाद फिस। अब यहाँ पे ई साइलेंट है, ये जो फिस जो वर्ड है पी आई ई आर सी ई, सी के बाद सी ई के बाद वावल आ जाए तो उसको अपनी साउंड देता है, जैसे रिसीव, मतलब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ एक वर्ड रिसीव। अब देखें जब भी सी के बाद वावल होता है तो वो अपनी साउंड फिर देता है, रिसीव। अब यहाँ पे भी इसकी अपनी साउंड ही आएगी बस, और ये ई जो है आखिर में कोई वावल हो या जो भी हो, तकरीबन वो जैसे फाइल और नाइल और इसमें सब में वो क्या होता है, हम फाइल ही तो नहीं बोलते, तो उसे हम साइलेंट करते हैं। इसको अब हम करते हैं, ये मैंने आपको बताए हैं रूल लिख लें। किसी के अंदर आ जाए डबल ई आर आ जाए, ई ए आर आ जाए, आई, तो वो इससे होगा ट्रांसक्राइब। चीयर को करते हैं ट्रांसक्राइब, छ, ये बन गई छ साउंड, छ छ, और उसके बाद चीयर, ये जो सिट के अंदर वाली साउंड मैंने आपको बताई, और उसके बाद ये शू, चीयर ट्रांसक्राइब होगा। इसको कर ले नोट। फियर को करते हैं ट्रांसक्राइब, फियर, फ और ये ई, ईयर, फियर। आर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आर यहाँ पे साइलेंट है। फिस, फ, और ये अगर मैंने आपको बताया आई ई आर आ जाए तो फिर भी क्या लगाते हैं हम, यही साउंड लगाते हैं, फस, स, क्योंकि सी ई ने अपनी साउंड ही देनी, मैंने सा लगा दी, फस फस। नोट कर लें इसको। कितने 6 हो गए? 7 में सर। अच्छा, अब कौन सा रह गया इधर से मुझे बताइए। ओए, 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 ये साउंड है। ये साउंड किसके अंदर होता है? जैसे हम किसी को कहते हैं ओए, 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 तो ये किसके अंदर पाई जाती है साउंड? ठोए के अंदर। ठोए, गोए, डिस्ट्रॉय, और नवोए, नोए, जो भी है, इस तरह की कोई भी साउंड आ जाए, ओए आ जाए, ओए इस तरह आ रहा है, डिस्ट्रॉय के अंदर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको अब ये देखें, इसके बाद वावल आया तो आर की अपनी साउंड आ रही है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, ट्रॉय, ये वावल आया ना आर के बाद,
So let's transcribe this one. T or O E. T O E. जो वही वो सिट वाली साउंड जो है. O E. Destroy. Troy. Let's do boy. B O E. Boy. D और स. ठ और उसके बाद र और उसके बाद ये वाला डिस्ट्रॉय. नोट कर लें इसको. कंप्लीट हो गए. सो दे वर 8 इन नंबर. हमने इनको कर लिया. ये थे डिफ्थोंग्स. अब मैं थोड़ा सा आपको वैसे बताने लगा हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग. ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आ भी गया तो आपको उसने पता क्या कहना है. आपसे वो कहेगा कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के बारे में बताएं. व्हाट इज़ कोड मिक्सिंग एंड व्हाट इज़ कोड स्विचिंग. व्हाट इज़ कोड स्विचिंग एंड व्हाट इज़ कोड मिक्सिंग. कोड स्विचिंग का मतलब होता है, कोड स्विचिंग का मतलब है कि एक लैंग्वेज से टोटली दूसरी लैंग्वेज में जाना. यू नो 2 लैंग्वेज एंड सम टाइम यू आर कमिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन यू कमिंग टू उर्दू लैंग्वेज एंड वेन एवर यू नीड कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग यू मस्ट बी बायलिंगुअल. जब भी आपने कोड स्विचिंग करनी है तो आपको बायलिंगुअल होना ज़रूरी है. ट्राइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल और पॉलीलिंगुअल लाइक दैट. यू मस्ट हैव you are polyglots. You are having too many language. You know so many language, and after that you are moving one to other, and this is known as bilingualism. ये होता है bilingualism कि आपको 2 लैंग्वेज आती हैं और आपको सम टाइम एक लैंग्वेज पे रहते हुए दूसरी लैंग्वेज, जैसे मैं बोलता इंग्लिश और उर्दू में आ जाता हूँ. ये मैं आप कोड स्विचिंग यूज़ करता हूँ ना. स्विचिंग का मतलब होता है लैंग्वेज. ठीक है. कोड स्विचिंग कोड मीन लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है. स्विचिंग शिफ्ट करना. कोड मीन लैंग्वेज वट एवर यू स्पीकिंग. स्विचिंग मीन स्विच करना. यू स्विच वन लैंग्वेज टू अनदर. जब आप कोड स्विचिंग यूज़ करते हैं तो आप एक कोड से दूसरे कोड में जा रहे हैं, यानी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जा रहे हैं. कोड मिक्सिंग का मतलब होता है, जैसे आप आजकल हमारे टेलीविज़न में देखें, औरतें बोलती इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स करके बोलती हैं ना, उसको कहते हैं कोड मिक्सिंग. समझ आ गई. कोड मिक्सिंग का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर नॉट शिफ्टिंग इंटायरली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ये कोड मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज से आप इंटायरली दूसरी लैंग्वेज में नहीं जा रहे, आप मिक्सिंग करके बोल रहे हैं. यानी कभी आप इंग्लिश, कभी उर्दू, इंग्लिश उर्दू दोनों को मिल करके. जैसे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मैं जब यानी सुबह मॉर्निंग टाइम उठी हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को प्रिपेयर किया. ये जो मैं कर रहा हूँ ये है कोड मिक्सिंग. कोड स्विचिंग का मतलब होगा कि मैं टोटली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, आई इंटायरली शिफ्ट टू उर्दू लैंग्वेज. मैं एक लैंग्वेज से टोटली फिर दूसरी लैंग्वेज में चला जाता हूँ. ये मेरी क्या है, कोड स्विचिंग है. और अगर मैं उसके साथ उर्दू और इंग्लिश मिला के बोल रहा हूँ तो ये क्या होगी, कोड मिक्सिंग. लिख लें अपने लफ्ज़ों में, ये आपको याद रहे. हो सकता है आ जाइए, ये मुफ्त के नंबर हैं, छोड़ के ना आइए. मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा इसकी. सो लेट्स डू सिमेंटिक, लिंग्विस्टिक, सिमेंटिक्स थ्योरी और फील्ड थ्योरी. सिमेंटिक फील्ड थ्योरी ये अक्सर क्वेश्चन आता है और मैंने ये देखा है. टुडे आई विल टीच यू. अच्छा, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो मौजूद हैं और सिमेंटिक की, और ये सारी आपके कोर्स में नहीं है. मैं आपको इसमें नहीं उलझाऊंगा. जैसे इमेज थ्योरी है, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी है, कॉजल थ्योरी है और प्रोटोटाइप थ्योरी है. अब इन सारी थ्योरीज़ जो हैं, ये सारी थ्योरीज़ ये बड़ा वसी एक बन जाता है, फिर एक बुक है पूरी. आई एम नॉट गोइंग टू इंटेंगल यू इन दिस मैं टू से ऑल दीज थ्योरीज़. मैं आपको जस्ट बताऊंगा ऑगडन एंड रिचर्ड थ्योरी जो है
जो बड़ी मशहूर है वो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स में है। तो एक बेसिकली थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं डिनोटेशनल थ्योरी। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी हैं वैसे तो अब उस थ्योरी में एक यानी जो ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास कोई भी वर्ड है, ठीक, उस वर्ड का डायरेक्ट एक मीनिंग होता है उसका। वो मीनिंग उसके फंक्शन से या जो वो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको डिनोटेशनल मीनिंग कहते हैं। उसे ये भी कहते हैं डिनोटेशनल थ्योरी। इसको हम कहते हैं डिनोटेशनल थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि ये जस्ट डायरेक्ट जिस चीज़ का जो मीनिंग था वही हमें बताती थी, लेकिन ओवरऑल ये बताने में कासर थी कि वो हमें उस तरह का मीनिंग नहीं बता सकती थी। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिनोटेशनल थ्योरी। इसको डिनोटेशनल थ्योरी भी कहा जाता है। इसको ज़रा नोट करें, मैं आपको बताता हूँ इसमें कोई लिमिटेशन थी। यानी एक ऑब्जेक्ट है तो उसको सीधा ही देखा जाता था उसके काम के लिहाज से, यानी उसका डिनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग क्या बन रहा है, और किसी तरीके से भी नहीं। या उसमें क्या देखा जाता था कि देखें ये वर्ड है और इसका डिनोटेशनल मीनिंग देखते हम, और फिर हम उसको करते, उसका मीनिंग तलाश करते। लेकिन ये बहुत सारी थ्योरी, जैसे मैंने आपको ये बताई 4-5, इस तरह बहुत सारी फिर थ्योरी आ गई जिन्होंने, यानी हम क्या देखते हो तो उस डिक्शनरी उसका मीनिंग देखते हैं, या उसको क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन से हम उसका मीनिंग जो है नोट करते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इमेज थ्योरी आई। इमेज थ्योरी में लेट्स सपोज ये डॉग है, डॉग का ये डायरेक्ट हम नहीं देखेंगे ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग सबसे पहले इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनेगा। डॉग है तो डॉग का एक कॉन्सेप्ट बनेगा। अब डॉग जो है, फिर डॉग भी बहुत ज़्यादा इनकी इकसाम है। ये पिक्चर है, ये भी, इसके अंदर भी एक लिमिटेशन आ गई कि डॉग फिर बहुत ज़्यादा थे, इमेज फिर किसको हम दें मीनिंग हम कौन सा कॉन्सेप्ट जो है लें। डॉग ये भी है, डॉग ये भी है, डॉग ये भी है, डॉग इसको हम डॉग नहीं कह सकते, इसको ये डॉग लगता है। यानी ये भी वेरिएशन, इसमें लिमिटेशन थी, ये भी रिजेक्ट हो गई थी। कॉन्सेप्ट देखा जाता था, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेते और जैसे वो डॉग है तो डॉग अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट बनाता, और कॉन्सेप्ट से एक ऑब्जेक्ट पे हम पहुंचते कि इसका ये मीनिंग। तो अल्टीमेटली ये भी डिस्टर्ब करने लगी कि हर चीज़ की इकसाम भी तो आगे, कैटेगरी भी तो बहुत सी होती है। मिसाल के तौर पर मैं बर्ड कहता हूँ तो बर्ड जो है, बर्ड की एक इमेज बन जाएगी। बर्ड की इतनी इकसाम है, वो भी कोई स्पेसिफिक इमेज थ्योरी भी वो इसी तरह यानी वसी मीनिंग नहीं रखती थी, वो हेल्प नहीं करती। तो इसके बाद नई थ्योरी आ गई, जो जैसे जैसे ये रिजेक्ट होती गई नई थ्योरीज आती गई। फिर एक और थ्योरी आई क्लासिकल थ्योरी जैसे, यानी डॉग है तो डॉग को कैसे चेक किया जाए कि उस डॉग की एनिमल्स होता है, ठीक है, जो चीज़ उसके अंदर होती है हम उसके साथ प्लस लगा देंगे। मिसाल के तौर पर उसकी 4 लेग्स होती हैं तो प्लस, कोई और चीज़ उसके अंदर नहीं है, जैसे मैं फीदर लिख दूं तो उसे माइनस कर दूं कि वो उसके अंदर नहीं होंगे। तो इस तरह ऑब्जेक्ट को पहचाना जाने लगा, क्लासिकल थ्योरी आ गई। ये भी कोई इतनी कामयाब थ्योरी नहीं थी। इसके अंदर प्रॉब्लम्स ये आ गई कि जैसे ये गोल्ड है, मिसाल के तौर पर गोल्ड को हमने वैल्यूड करना है क्लासिकल थ्योरी में, गोल्ड है तो गोल्ड को मैं लिखूँगा क्लासिकल थ्योरी में कि मेटल होती है, ठीक है, और वो एक्सपेंसिव होती है और येलोइश होती है, शाइनी होती है, ये सारे लिख देता हूँ। अब कितने ऑब्जेक्ट हैं फौजिया इस तरह के हैं जिनका कलर येलो भी होगा, ठीक है, वो येलोइश भी होंगे, वो मेटल भी होगी, कई निकलाएंगे इस तरह की और भी चीज़ें निकलाएंगी, वो बड़ी चमकदार होंगी और वही सारी एक्सपेंसिव भी होंगी। तो ये भी कोई प्रॉपर नहीं थी, ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले हम गोल्ड लिखते चीज़ और फिर उसको क्या करते, उनको ऐसे दरियाफ्त करते कि उसके अंदर क्या चीज़ है, जो है उसको हम प्लस से कर देते, जो नहीं है उसको माइनस से कर देते। दैट वाज आल्सो नॉट कंप्लीट वन, ये भी रिजेक्ट हो गई थी। तो लेट्स सी फर्दर। इसके बाद और भी थ्योरी आई, उसके बाद मतलब एक और थ्योरी है कॉजल थ्योरी आ गई। ये सारी जो हैं ये हमारे रिलेटेड नहीं है कोर्स से, इसको छोड़ दें, अब यहाँ पे आए।
सिमेंटिक स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक? सिमेंटिक का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ द मीनिंग। हमने अब मीनिंग, जो आप मीनिंग ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई बंदा कहे सर राना, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे टीचिंग मेथड को बहुत अच्छा समझते हैं, आपने सर राना कहा तो फ़ौरन जो है एक इमेज बन गया कि टीचर है, एक इमेज बन गई कि कोई टीचर है जो पढ़ाता है, ठीक है। अब हर बंदे के माइंड में वो इमेज जो है वो डिफरेंट बनेगा। कुछ कहेंगे बहुत बुरा इंसान है, कुछ कहेंगे अच्छा टीचर है, कुछ कहेंगे नॉट वेरी गुड टीचर, कुछ एवरेज टीचर कहेंगे, ठीक है, कुछ कहेंगे बहुत ज़्यादा लड़ते हैं सर। यानी जैसे जैसे मेरा उनसे कोई रिलेशन है वो वैसा वैसा मुझे मीनिंग देते जाएंगे। ऑगडन और रिचर्ड ने जो थ्योरी पेश की थी, ऑगडन और रिचर्ड दोनों ने, उन्होंने ये कहा था कि मीनिंग्स जो हैं, किसी ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग, जो उसका रेफरेंस बनता है, और फिर यानी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक रेफरेंस बनता है, ठीक, और जो रेफरेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये सारे रेफरेंट आ रहे हैं। अब हर बंदे के माइंड में सर राना एक चीज़ नहीं है। किसी के लिए मैं विलन भी हो सकता हूँ, आई एम विलन फॉर सम पीपल, ठीक है। एक यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, ठीक है। ये ट्राइंगल ऐसे बनेगी, ये डायरेक्ट ऐसी नहीं बन जाएगी कि मीनिंग आ गया, यानी सर राना कहा तो फौरन एक मतलब आ गया। नो, सबसे पहले एक मेंटल इमेज बनेगा और हर बंदे के वो उसके डीलिंग के हिसाब से बनेगा कि जैसा वो। अब मिसाल के तौर पर कुछ लोग, मैं कहता हूँ डॉग बोला, फौरन एक इमेज बन गया, यहाँ पे एक इमेज आएगा, उसका रेफरेंस आ जाएगा, उसको कहते हैं रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस आ गया। रेफरेंट जो होता है वो ओवरऑल मीनिंग होता है, ये याद रखें। रेफरेंस तो जो इमेज है ना, एक जो बनी है, अब ये इमेज जो है इसका मतलब जो है वो डिफरेंट बनेगा। अब किसी को डॉग बहुत पसंद होंगे, वो डॉग कोई और डॉग कहेगा, गुड डॉग कहेगा, कोई बैड कहेगा, कोई बहुत ही बुरा एनिमल है किसी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मीनिंग डिफरेंट बनते जाएंगे उसके। तो वर्ड, इमेज और रेफरेंट, वर्ड, रेफरेंस और इमेज मैं बनाता हूँ इसकी यहाँ पे ट्राइंगल। वर्ड, ऐसे ट्राइंगल जाएगी, मेंटल इमेज, कंसेप्ट, कंसेप्ट कह लें, मेंटल इमेज कह लें, और यहाँ पे क्या आएगा, रेफरेंट। रेफरेंट क्या होता है, मीनिंग। ऑगडन और रिचर्ड ने ये कंसेप्ट दिया था और फिर बाद में कहीं जाके ये मिलेगी इधर, ये डायरेक्ट इधर जाएगा, मेंटल इमेज पहले बनेगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड जैसे कहा सर राना, ठीक है, जैसे ये आया तो फ़ौरन यहाँ पे एक इमेज बन गया कि टीचर है वो पढ़ा रहा है, ठीक। अब ये मेंटल इमेज जो है मज़ीद अब मीनिंग जो है, रेफरेंट जो मीनिंग आएंगे ये ऐसे बनते जाएंगे, डिफरेंट, गुड टीचर, बैड टीचर, एवरेज टीचर, कॉम्पिटेंट टीचर, एफिशिएंट टीचर, नॉट एफिशिएंट, वेरी इमोशनल, बैड, गुड, ये सारे कितने बन गए। होप यू गॉट द पॉइंट। ये सारे रेफरेंट हैं। ये मैंने बड़ा एक आपको अच्छी मिसाल दे दी। वर्ड, रेफरेंस, इसको रेफरेंस कहते हैं या मेंटल इमेज कहते हैं या कॉन्सेप्ट कहते हैं, और यहाँ पे नीचे रेफरेंट जो मीनिंग्स बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मीनिंग एक नहीं होता। जब कोई मेंटल इमेज किसी चीज़ का बनता है तो वो डिफरेंट हो सकता है। मैंने अपनी मिसाल दी, जैसे आप किसी और की मिसाल ले लें। कोई कैट है तो कैट आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप कैट को क्या देंगे, वेरी क्यूट कैट। आपकी दादी अम्मा को कैट अच्छी नहीं लगती, वो क्या कहेगी, बैड कैट, ठीक है। मुंह डाल देती है बर्तनों में, या कोई वो आपकी मदर को भी अच्छी नहीं लगती, वो भी उसे बैड कहेगी। फादर को अच्छी लगती, क्यूट। इस तरह मीनिंग बनते जाती हैं। मीनिंग, रेफरेंट मीनिंग जो है ओवरऑल कहता है डिफरेंट हो सकती हैं, ऑगडन और रिचर्ड ने कहा। ये मैंने पूरी आपको थ्योरी समझा दी, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो सी मर्जी मिसाल देके। फौजिया समझ आई इसकी? अगर नहीं समझ आई तो फिर बताएं मुझे। यहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप उसके आगे बोलें ज़रा अपने माइक के।
बोलिए। सर कितनी ऑगडन एंड रिचर्ड, ऑगडन एंड रिचर्ड, सिमेंटिक फील्ड थ्योरी, सिमेंटिक थ्योरी। सर बस यही है सिमेंटिक थ्योरी। आपने यही याद करनी है यहाँ पे, अगर वो आए तो आपने ये एक्सप्लेन करनी है। उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ सिमेंटिक क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर ये मैं कहता हूँ कि आई ईट वाटर, आई ईट वाटर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ ये फिक्रा ठीक है। Who will tell me? I eat what? एक मिनट, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आप बोलिएगा। Semantic wise wrong है। हाँ देखिए, ग्रामेटिकली ये स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ठीक है, कोई इसे ग्रामेटिकली रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ आई ड्रिंक वाटर, ये अब बिल्कुल ठीक है, सिमेंटिकली सेंस ठीक दे रहा है। आई ड्रिंक वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो ड्रिंक किया जाता है, खाया नहीं जाता। हाँ ब्रेड खाई जाती है, ब्रेड को खा सकते हैं। अब ये जो है इन चीज़ों को डील करने के लिए हम सिमेंटिक की स्टडी करते हैं। जब यहाँ पे इस तरह के बिगुटी आ जाती है तो हम उन चीज़ों को डील करते। शी लव्स हर बॉयफ्रेंड, शी लव्स हर बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पे देखें, अब ये हर है दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक तो उसका अपना कोई बॉयफ्रेंड है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इससे मीनिंग ले सकते हैं कि उसकी कोई फ्रेंड है, उसका आगे फिर कोई बॉयफ्रेंड है, उससे प्यार करती है। तो इस तरह की चीज़ें जब कंफ्यूज कर देती हैं तो वी अप्लाई दीज थीरीज इन थ्योरी। और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी ये ना तो एक हमारा चूंकि MA लेवल पे है तो इसमें हमारे इतना ज़्यादा नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, सिमेंटिक व्हाट इज़ सिमेंटिक और व्हाट इज़ सिमेंटिक फील्ड थ्योरी। तो इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। डेफिनेशन, व्हाट इज़ सिमेंटिक। सिमेंटिक इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिमेंटिकस। सिमेंटिकस एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से लिया गया, उसका मतलब होता है साइंस। ठीक है, आपको बहुत सारा नॉलेज जो है वो ग्रीक ने दिया है। आप उर्दू लिटरेचर पढ़ेंगे तो उर्दू लिटरेचर तो कल का है। उर्दू ज़बान कितनी पुरानी है। उर्दू लिटरेचर में इतना आपको कोई पुरानी लैंग्वेज नहीं है, ओल्ड लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश चूँकि देखें कहाँ पे जाती है, और उस पहला हमला जो है वो राउंड अबाउट रोमन ग्रीक उस पर कर रहे, जूलियस सीजर कर रहा है। ठीक है, 40 BC राउंड अबाउट में। तो अब इतना पहला हमला रोमन ग्रीक, तो रोमन ग्रीक कितने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते रहे, उनकी लैंग्वेज भी उसके अंदर आ गई, नॉर्मन भी आ गए, ठीक है, एंग्लो सैक्सन भी आ गए, जूट भी आ गए, फ्रेंच भी उसके अंदर आ गए, फ्रेंच आ गई, जर्मन आ गई, ट्राइब डिफरेंट आ गए, एंग्लो सैक्सन, कैल्टिक, गैलिक, और उसके बाद जो रोमन ग्रीक्स की लैंग्वेज लैटिन ग्रीक इसके अंदर आ गई। तो ये लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी वसी बन जाती है इस तरह। Semantic is taken from the Greek word semantikos, means science. The word meaning can be defined in many ways, but the most pertinent. What is the meaning of the pertinent? Who will tell me? Definition to the linguistic is. Pertinent का मतलब क्या होता है? मुझे इतना शौक था, मैंने बताया आपको राउंड अबाउट में जब FSC में था तो मैंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ली, और मैं क्या करता, मैं उसे सारा दिन हाईलाइटर के साथ देखता रहता, और जो मुझे वर्ड अच्छा लगता मैं उसे हाईलाइट कर लेता। और मैं अक्सर अपने क्लास वालों से कहता यार ये पकड़ो डिक्शनरी और इसमें से मुश्किल वर्ड मुझसे पूछो। वो मुझसे पूछते और मैं उनको बता देता। मुझे इतना शौक होता था मीनिंग तलाश करने का। तो पर्टिनेंट का मतलब होता है अहम, अहम, इम्पोर्टेंट। कहता मोस्ट इम्पर्टिनेंट,
मोस्ट पर्टिनेंट जो अहम उसकी डेफिनेशन है वो क्या है? मीनिंग इज़ द फंक्शंस ऑफ साइन इन अ लैंग्वेज। यानी ये तो बहुत सारी वैसे थीरीज आई थी, और वो मैंने आपके सामने 4-5 डिस्कस भी की। मीनिंग इज़ द फंक्शन ऑफ साइंस इन अ लैंग्वेज। अब कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने सर राना आपके सामने कहा है, तो व्हाट हैपेंड, व्हाट विल कम टू योर माइंड? एक टीचर बन गया। अल्टीमेटली रेफरेंट में आके उसके मीनिंग ज़्यादा बनेंगे। हर बंदे, जितने आप क्लास फेलो बैठे हो, आप भी उसके रेफरेंट जो है वो डिफरेंट लोग हैं यहाँ। किसी के लिए तो मैं बड़ा कॉम्पिटेंट टीचर हूँ, किसी के लिए एवरेज हूँ, किसी के लिए बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, किसी के लिए अच्छा भी हूँ, किसी के लिए बुरा भी हूँ। कोई मुझे क्या नाम दे सकता है? तो मीनिंग जो है दे विल बी डिफरेंट। तो कहते हैं साइन जो है वो मीनिंग कैरी करता है। मतलब मैं यहाँ पे क्या क्लास बना देता हूँ, क्या मीनिंग है बताएं जी? क्रॉस का क्रिश्चियनिटी, यानी ये जो मीनिंग है, ये जो साइन है, मीनिंग कैरी करता है साथ। रेड, अगर रेड आपके सामने चलाया जाए तो क्या मतलब होता है रेड का? वेलकम बैक। हाँ जी, मीनिंग इज द फंक्शंस ऑफ द साइन। मीनिंग क्या होता है? फंक्शन होता है किसका? साइन का। साइन एक अपना फंक्शन रखता है। मैं आपके सामने बना देता हूँ प्लस, हाँ जी, क्या मतलब है? रेड आपके सामने रख देता हूँ, क्या मतलब है? ये भी एक मीनिंग कैरी करता है।
तो हर जो साइन है इट कैरीज मीनिंग। तो मीनिंग इज द फंक्शन ऑफ साइन इन अ लैंग्वेज। साइन बनेगा और अल्टीमेटली वो एक मीनिंग कैरी करेगा, अपने साथ रखता है। अब ये जो है प्लस ये क्रिश्चियनिटी का मीनिंग है, रेड स्टॉप का मीनिंग है, ग्रीन जो है ग्रीन सिग्नल कि आपने स्टार्ट करना है किसी चीज़ को। सो दीज आर द साइन एंड दे आर कैरिंग सर्टन मीनिंग्स। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग कोरस्पॉन्ड टू द जर्मन फिलासफर्स लुडविग विटनस्टाइन्स डेफिनेशन। विटनस्टाइन डेफिनेशन क्या है? द मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड इन इट्स यूज इन अ लैंग्वेज। अब ये मीनिंग जो है उसका यूज़ क्या है लैंग्वेज के? मैं फिर वही मानी दूंगा, अपनी मिसाल ही दूंगा। सर राना लिख दें, राइट सर राना ओवर हेयर। अब ये आपकी लाइफ के अंदर ये मीनिंग क्या रखता है, वही मीनिंग आप इसे दे देंगे। ये मीनिंग एक नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये किसी लैंग्वेज के अंदर फलां खास वर्ड का क्या है, यानी वो लैंग्वेज के अंदर उसका मीनिंग क्या है। कोई एक वर्ड है, उसका लैंग्वेज के अंदर क्या मीनिंग है। इन अदर वर्ड द रोल ऑफ द वर्ड प्ले इन द लैंग्वेज। वो रोल क्या अदा करता है किसी लैंग्वेज के अंदर, वो उसका मतलब है। मज़ीद नीचे मिसालें देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगी। Origins of semantics। semantic का आगाज कहाँ से हुआ? Meaning has interested philosopher for thousands of years। यानी हज़ारों साल तक जो फिलासफर थे वो यही तलाश करते रहे कि मीनिंग, और मीनिंग क्या है, मीनिंग कहाँ लाए करते हैं, क्या मीनिंग किसी के हेड में है, क्या मीनिंग टेक्स्ट में है, क्या मीनिंग बायोग्राफी में है, क्या कन्वेंशन में है, ट्रेडिशन में है, साइकोलॉजी में है, कहाँ मीनिंग कहाँ है। सो फिलासफर दे बिन प्लेइंग विद द मीनिंग। वो मीनिंग के साथ काफ़ी ईयर, 1000 ईयर वो उसके साथ खेलते रहे, कोशिश करते रहे। द ग्रीक फिलासफर वर द फर्स्ट पीपल नोन टू हैव डिबेटेड द नेचर ऑफ मीनिंग। ग्रीक फिलासफर पहले थे जिन्होंने डिबेट किया मीनिंग। दे हैड टू अपोजिंग व्यू ऑन द सब्जेक्ट। नेचुरलिस्ट व्यू हेल्ड बाय द प्लेटो एंड हिज। आपको पता है कि प्लेटो क्या था? आइडियलिस्ट था। We studied about Plato. Plato was an idealist. He said that the real word is a word of idea. आइडिया जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें तो जो हैं ये तो एक जस्ट मटेरियल चीज़ें हैं और ये ख़त्म होने वाली हैं। असल वर्ड जो है वो कहीं और है, वो आइडियाज़ की दुनिया है। तो नेचुरलिस्ट एक व्यू था, वो प्लेटो का था। आइडियलिस्ट भी उसे कह सकते हैं। फॉलोअर्स मेंटेन वाज द डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। कि मीनिंग क्या है कि मसलन ये डॉग है, तो डॉग का मतलब क्या होता है कि वो काटता है, भौंकता है, बार्क करता है, तो वही उसका मीनिंग होगा। यानी कोरस्पॉन्ड सीधा ही उसका जो फंक्शन है वही उसका मीनिंग हो। ये क्या है? नाइफ है, ये काटता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इट इज़ यूज फॉर कटिंग। तो वही उसका, वो सीधा मीनिंग उसका लेते थे। मेंटेन दैट द डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड इट्स मीनिंग। यानी एसोसिएशन से चेक करते थे कि वो क्या चीज़ है। वे आर ओनली नेम्स फॉर द ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स वर ओनली नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो अल्फाज थे वो जस्ट मेयर उसके क्या थे, वो नाम थे, लेकिन असल जो है वो उसके फंक्शन से पता चलता कि ये इसका मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग। The concept of the word's meaning was first made explicit in Greek philosophy by Aristotle। अच्छा, प्लेटो के जाने के बाद एरिस्टोटल ने उस पर ज़्यादा वर्क किया, क्योंकि उसके पास नॉलेज अपने उस्ताद का भी था। मिसाल के तौर पर मैंने जो डे नाइट रिसर्च की है, मैंने आपको नॉलेज दे दिया, आप उसी की बेस पे आगे मज़ीद रिसर्च करते हो, तो आपको तो वो जितना मुझे पढ़ना पड़ा, आपको वहाँ से तो नहीं जाना पड़ा। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से किसी के घर जाना है, एक तो मेथड ये है कि आप पूरी कॉलोनी जो है वो फिरते रहें और फिर जो आप मेरे घर आ जाएं, कितना टाइम वेस्ट हो। लेकिन अगर आप किसी से गाइडेंस ले लें तो आप सीधे ही वहाँ चले जाएंगे, आपका कितना टाइम बच जाएगा। तो इस तरह कंसेप्ट वर्ड्स मीनिंग। द कंसेप्ट ऑफ वर्ड मीनिंग वॉज फर्स्ट मेड एक्सप्लिसिट इन ग्रीक फिलोसफीज और बाय एरिस्टोटल। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वाजे करना। पहली दफ़ा एरिस्टोटल ने इसको वाजे किया। डेफिनेशन हैव बीन पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्चुअल थ्योरी ऑफ मीनिंग विच ट्रेडिशनली assumes a close link between concept and definitions।
Knowing the concept of horse, for example, is simply the ability to use word horse in a way to accord with fit its definitions. अगर horse है तो उसकी वो definition के मुताबिक कहता है, यानी for example horse है तो it is the ability to use the word horse, तो ये ability को ज़ाहिर करता है किसी की. Dictionaries and the meanings. Since about the 16th century, dictionary have played an extremely important role in the way that we think about the use of our own language. डिक्शनरी ने भी बड़ा कहता है बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है. मिसाल के तौर पर हमने उर्दू के मानी देखने तो उर्दू की डिक्शनरी खोल लेते हैं, अगर ग्रीक लैंग्वेज के देखने तो ग्रीक लैंग्वेज की खोल लेंगे, इंग्लिश की तो इंग्लिश. डिक्शनरी भी कहता है मीनिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसने अदा किया है. अब वही चीज़ लिंग्विस्टिक साइंस थ्योरी ऑफ द सोशल. अब सोशल की जो थ्योरी थी ये भी डिस्कस होगी, ये भी एक थ्योरी थी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा थ्योरी है. ये ना कहें कि बस फर्डिनेंड डी सोशर ने दे दी. फर्डिनेंड डी सोशर के अलावा ऑगडन एंड रिचर्ड थ्योरी है और इमेज थ्योरी है, ठीक है, कॉजल थ्योरी है और उसके अलावा प्रोटोटाइप थ्योरी है. अब ये है, ये क्या है, लिंग्विस्टिक साइंस थ्योरी. इसको मैं बड़ा सिंपली डिफाइन करूँगा. उसने कहा था सिग्निफाइड और सिग्निफायर. अगर इसका आ जाए सिग्निफायर आएगा, सिग्निफाइड आएगा, इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक साइंस थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू द सोशर फर्डिनेंड डी सोशर से वी हैव अ सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर. आई यूज्ड टू गिव एग्जांपल गॉड. उसने कहा वर्ड और सिंबल जो हैं, वर्ड सिंबल, ठीक है, और कुछ भी लिखे हुए जो सेंटेंस हैं, सिंबल्स हैं, कोई सिग्नल है, ये सारे क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? बोलिए ये सारे क्या हैं? ये सिग्निफाइड है या सिग्निफायर है? ये सारे वर्ड, सिंबल, सेंटेंस, इमेज, कोई लिखा हुआ, सर ये कॉन्सेप्ट है, सिग्निफाइड है. ये सिग्निफायर है. ये क्या है? ये सिग्निफायर हैं. दे आर नॉट सिग्निफाइड, दे आर मेयर सिग्निफायर्स. इनको कहते हैं सिग्निफायर. ये सिग्निफाइड किसी के माइंड, वो उसको क्या डोनेट करता है, क्या उसे जाहिर करता है. मिसाल के तौर पर अब मैंने गॉड लिख दिया, ये हमारा सिग्निफायर है. ये हमारा क्या है? सिग्निफायर. इट इज़ आवर सिग्निफायर. ये गॉड किसी के माइंड में जो इमेज बनाएगा वो सिग्निफाइड होगा. इट इज़ अ सिग्निफायर. गॉड का, मैंने गॉड का एक इमेज बना दिया या गॉड का मैंने नाम लिख दिया सिंपली. अब मेरे सामने ज्यू खड़ा है, अब मेरे सामने क्रिश्चियन खड़ा है, मुस्लिम खड़ा है, बुद्धिस्ट खड़ा है, उसके अलावा और मज़ाहब के लोग हैं वो खड़े हैं, यानी क्रिश्चियन खड़ा है, मुस्लिम खड़ा है, ज्यूइश खड़ा है, बुद्धिस्ट खड़ा है, हिंदू खड़ा है. अब हर बंदे के नज़दीक जो इमेज गॉड का बन रहा है वो उसका सिग्निफाइड है. नहीं समझ आई तो मैं दोबारा फिर बताता हूँ. इतनी समझ आ गई दोबारा फिर कि मैंने किसी के सामने गॉड कहा, मैंने किसी के सामने गॉड कहा और जैसे ही गॉड कहा तो वो 6-7 बंदे खड़े थे, यक वक्त सिग्निफाइड डिफरेंट उनके माइंड में आ गया. इट्स मीन यही ना कि हर एक का सिग्निफाइड जो है ना बंदे का डिफरेंट है. वो अपना मैं जैसे आपने मिसाल दी कि वो मुस्लिम के ज़हन में अल्लाह आएगा, जूश के सामने उसका गॉड आएगा और ये क्रिश्चियन के सामने उनका आएगा. तो ये हर एक का डिफरेंट होगा. मेंटल इमेज, इसको कहते हैं मेंटल इमेज सिग्निफाइड मीनिंग. ठीक है, ये जो है ये कोई साइन हो सकता है, ये कोई वर्ड हो सकता है, ये कोई, और ये जो बनाएगा किसी के माइंड में वो, और सिग्निफाइड जो है वो मीनिंग डिफरेंट होता है. हर बंदे ने अपना बनाया है और वो उसको किसने दिया? उसकी सोसाइटी ने दिया. हर बंदे की सोच क्यों नहीं मिलती? रसल ने कहा, रसल कहता है कि इंसान बहुत बड़ा, कहता है इंसान आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड के अंदर उसने कहा कि इंसान जो है कहाँ से चला और कहाँ से वो पहुँच गया आइडिया की बुनियाद पर. आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में वो बताता है बहुत सारे आइडिया ने उसको, यानी खतरा, वो बड़े ख़तरनाक साबित हुए हैं. हेल्प मैनकाइंड में बताता है, कहता है कि जंगलों में रहता था और इसकी स्किन भी कहता है कि जानवर के मुकाबले में बहुत नरम है और इसके बच्चे को संभालना भी बड़ा मुश्किल है. और इसने क्या किया? सबसे पहले आग दरियाफत की रीज़न के साथ, अकल थी इसके अंदर तो इसने उसको कुक कर लिया, उससे जानवर भगा दिए. अल्टीमेटली उसे सर्दी लगी तो गारों में छुप गया
और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी नस्लें ख़त्म हो गई, लेकिन ये बचाने में कामयाब हो गया। इसे लैंग्वेज भी आती थी, इसने लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करके बहुत सारे नाम रख लिए। सो दीज आर द आइडियाज एंड इट इज़ ओनली एग्जिस्टेड इन द ह्यूमन्स माइंड। ये ह्यूमन के माइंड में था, जानवर के माइंड में होता तो डायनासोर आज होता। वो क्यों नहीं, वो उनके पास रीजन नहीं थी, अकल नहीं थी, वो अपनी नस्ल नहीं बचा सके, एनिमल नहीं बचा सके, ये वीक था। लेकिन आइडिया की बुनियाद पे, अकल की बुनियाद पे, रीजन की बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे ये अपने आप को सर्वाइव करने में कामयाब हो गया। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये किसने दिया था? एवोल्यूशनरी थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो डार्विन की, तो उसके अंदर ये डिस्कस किया है। ऑगडन एंड रिचर्ड ट्राइएंगल थ्योरी। हाँ जी, ऑगडन और रिचर्ड ने क्या कहा, मैं सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, सरराना, ये कोई सिंबल है, ठीक है, या वर्ड है, ये लफ्ज़ है, और ये इमेज सीधी इधर जाएगी। यहाँ पे आगे थॉट ऑफ रेफरेंस बनेगा। यहाँ पे आएगा एक टीचर है और वो कहीं पढ़ा रहा है, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है उसने। अब यहाँ पे सीधा यहाँ पे आगे रेफरेंस मीनिंग पे अब हर बंदा मीनिंग अपना अपना ले रहा है। मेरी जैसी मेरी उसके साथ डीलिंग है वैसा मुझे वो मीनिंग दे रहा है। तो ये तो बहुत सारे रेफरेंस मीनिंग, वो रेफरेंट इसको कहते हैं, यानी ये रेफरेंस होता है और ये अल्टीमेटली रेफरेंट इसको मीनिंग कहते हैं। ये अब थ्योरी दी थी किसने? ऑगडन एंड रिचर्ड में ये नाम लिखे हुए हैं, ऑगडन एंड रिचर्ड, ट्राइएंगल थ्योरी। Ogden and Richard saw this relationship between the words and concept as a triangle. ये वर्ड यहाँ पे कंसेप्ट आ गया उसका और अल्टीमेटली यहाँ पे मीनिंग आ गया। इसकी समझ किसी को नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले। क्लियर है? Yes, बोला sir. तो करो, बोल दिया करो, फिर मुझे तसल्ली हो जाती, समझ आ गई मेरे स्टूडेंट। वर्ड, थॉट आ गई और उसके बाद यहाँ पे मीनिंग, ट्राइएंगल पूरी होगी। वेयर इज द लिंक? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर इज, अब मैं थ्योरी क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, अब मैं ऊपर से देख के पढ़ने लगा हूँ। वैसे मैं अच्छा नहीं समझता कि ऊपर से देख के पढ़ाता रहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जब वो टेक्निकली समझा देता हूँ ना आइडिया, तो मेरे माइंड में ये होता है कि बच्चों को समझ आ गया, अब मैं ऊपर से देख के भी पढ़ाऊँगा तो समझ आ जाएगी। लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर इज नो डायरेक्ट लिंक। अब कहता है वो डायरेक्ट लिंक नहीं है, जैसे मैंने एक नाम लिखा तो वो सीधा पहले कहाँ जाएगा, उसका क्या रेफरेंस बनेगा और फिर उसके बाद वो रेफरेंस के बाद एक इमेज यहाँ पे मेंटल इमेज बन जाएगा और वहाँ से फिर मीनिंग आएगा। जैसे मैंने सर राना लिखा तो सर राना कैसा टीचर है उसका एक इमेज बनेगा, उसके बाद मीनिंग जो है, रेफरेंट मीनिंग जो है वो हर किसी बंदे के उसके डीलिंग के मुताबिक आएंगे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन सिंबल, यानी यहाँ से यहाँ पे लिंक नहीं गया, सीधा रेफरेंट की तरफ नहीं आया, पहले ऊपर गया। According to the theory, there is no direct link between the symbol and the different language and the word. The link is established via thought and reference. यानी thought और reference के जरिए आगे links जो है वो meaning मिलता है। The concept of our mind, it avoids the problem faced by the namings the word or classifications of the word. What exactly is the associative bond of the socials or the link between Ogden and Richard? Symbols and concept. We do not relate word to concept. यानी यहाँ पे देखें वो concept को direct meaning नहीं दे रहे, वो क्या कहते हैं पहले ऊपर ले जाते हैं, वो कहते हैं ये हर बंदे के एक चीज़ का meaning different आ सकता है, ठीक है। Every time uttered concept, every time we utters them, rather permanent association is stored in our brain. Hence we can say that the concept in the meaning of the word, many linguists accept conceptual view of meaning and stemmed from the मेंटलिज्म ऑफ द चॉम्स्की वी अंडरस्टैंड द मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे अब तो आ गई हैं, पहले एक फर्डिनेंड डी सॉशर मशहूर था, अल्टीमेट ग्रेजुअली बहुत सारे लोगों ने कंसेप्ट दे दिया। चॉम्स्की वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड जस्ट लाइक वी कैन रीड अ साइन पोस्ट। चॉम्स्की ने कुछ बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं उसके
फर्डिनेंड डी सॉशर के भी डेवलप किए हैं उसी से ही, जैसे उसका परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस का मैंने आपको बताया था, लैंग और प्रोल का। लैंग क्या है? बेसिकली स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी अबाउट द लैंग्वेज, जो आपके पास पूरी लेक्सिकल वोकैबुलरी है किसी लैंग्वेज से रिलेटेड, वो आपका लैंग है। और प्रोल क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक फील्ड, वो उसका प्रोल है। टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस मीन व्हाट यू हैव अ कॉम्पिटेंस अबाउट द लैंग्वेज, हाउ टू यूज़, हाउ टू राइट, वो सारी जो स्किल आपने सीख रखी हैं वो आपका क्या है? कॉम्पिटेंस है। बट वंस यू परफॉर्म इन अ एक्चुअल while you are appearing in a paper, or you writing speech, or you writing it, are you performing it, are you making speech, are you doing something in a practical life, that will be your performance। ये भी अगर आ जाए, अगर आपको मेरे ख्याल में लैंग आ जाए, आप लैंग भी मुझे पता कर लेंगे। फर्डिनेंड डी सॉशर का वो शॉर्ट क्वेश्चन सब वो पूछ लेता है, तो लैंग भी कर लेंगे आप, प्रोल भी कर लेंगे मुझे पता है, आप कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस भी कर लेंगे। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बड़ी आसानी से कर लेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी। द पर्पस ऑफ सेमेंटिक्स। द पर्पस ऑफ सेमेंटिक इज़ नॉट टू सर्च फॉर एल्यूसिव एंटिटी कॉल्ड मीनिंग, rather it is attempt to understand how is that word and sentence can mean, yani how they can be meaningful. Wittgenstein says don't look for the meanings of the word, look for its use। उसका यूज़ क्या है? Hence with the assistance of the semantic we can investigate use। हम यूज़ की उसका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसी प्लेसेस पे होता है वो देखेंगे। The two very different though related aspect of the language, difference, sense। Reference deal with the relationship between the linguistic element, words, sentences and non-linguistic word of experience। Sense क्या होता है? Sense relate to the complex system of relationship that hold between the linguistic element and themselves, mostly the word। It is concerned only with the intralinguistic relation। इंट्रालिंग्विस्टिक मीन के वेरियस फील्ड में जो उसका इस्तेमाल है उसको हम कहते हैं इंट्रालिंग्विस्टिक। उसके बाद द ओनली कंसर्न्स ऑफ द सिमेंटिक, नो डाउट द सेंटेंस, वो पीछे चला गया आई थिंक। नो डाउट सेंस रिलेशन हैव फॉर्म्ड इन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज लिंग्विस्टिक and philosophers are more concerned with the sense। philosopher किसके साथ concerned होते हैं? sense। philosopher का मतलब क्या होता है? lover of wisdom, वो wisdom को find करता है, sense find out करता है। word and lexemes। lexemes क्या होता है और word क्या होता है? lexemes और word में अक्सर वो कहते हैं कि lexemes और word जो है वो इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसमें माइनर सा इसमें डिफरेंस है। लेट्स सी। टू लिंग्विस्टिक द नॉन लिंग्विस्टिक लाइक द वर्ड इज द मोस्ट बेसिक एंड ऑब्वियस यूनिट ऑफ लैंग्वेज, बट मैनी लैंग्वेज एज अ सिंगल कैन अपीयर इन मैनी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। दस इन इंग्लिश गो, अब इंग्लिश में जो वर्ड है गो, ये गोज बन सकता है, वेंट बन सकता है, गॉन बन सकता है, टू गो बन सकता है, आर ऑल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू गो। अदर लैंग्वेज हैव मैनी more morphological variant of the single word forms। In ancient Greek example of the single verb जैसे tithmi है which mean put has several hundred different forms which conveys different person, numbers and tense and moods। यानी ancient language में वो कहता है ये जो word है जिसका मतलब put होता है, इसको several hundred जो है वो mood और different तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब lexemes। The lexeme is the name of the abstract unit which unites all the morphological variant of the single word। Thus we can say that go, goes, went, have gone and to go all are instantiations of the lexeme to go। We usually यानी एक लक्सीम है, लक्सीम एक होता है और उससे जो मज़ीद आगे निकल रहे हैं वो उसके क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं।
तो to the lexemes as a whole using one of the morphological variations या variants and the citation forms. Compositionality, meaningfulness. All human language have the property of the productivity. यानी हर जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो प्रोडक्टिविटी मौजूद है। आप उसे एक सेंटेंस दें और उसको आप उससे जितना मर्जी बड़ा थीसिस लिखवा लें। जैसे इम्पैक्ट ऑफ एक लड़की है, उसको मैं लिखवा रहा हूँ थीसिस, उसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ये होता है डिज़ाइन, सिलेबस डिज़ाइन और इस तरह का ऑन स्टूडेंट। इम्पैक्ट ऑफ कंटेंट बेस इंस्ट्रक्शन ऑन स्टूडेंट वोकैबलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये हम थीसिस जो है कर रहे हैं, मैं उसको करवा रहा हूँ एक लड़की को एमफिल की। तो अब उसमें क्या है, कंटेंट बेस इंस्ट्रक्शन का क्या फैक्ट है किसके ऊपर, वोकैबलरी और कॉम्प्रीहेंशन पे। अगर आप ये तैयार करवा के आप बच्चों को करवाते हो, उसमें हमने ग्रुप लिए हैं, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। हम उनके ऊपर एक को हम बगैर कंटेंट के करवाएंगे, प्रिपेयर्ड कंटेंट के, एक को कंटेंट बेस करवाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबलरी। अब दोनों को हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे थीसिस। यानी वो एक लाइन है, उस लाइन पे हम कितने 150 पेजेस लिखेंगे। कितने पेजेस लिखेंगे? 150 पेजेस। तो इसकी प्रोडक्टिविटी है कि एक हमें सेंटेंस दिया गया, इम्पैक्ट ऑफ कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन ऑन स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन वोकैबलरी। तो हमें एक सेंटेंस दिया गया, हमने उसके कितने लिख दिए? हमने उसका इंट्रोडक्शन बनाया, लिटरेचर रिव्यू किया, रिसर्च मेथडोलॉजी की, डाटा एनालिसिस किया, कंक्लूजन लिखा, पूरा एक थीसिस हमने 150 पेज का लिख दिया। तो दिस इज द प्रोडक्टिविटी। ये हर किसी लैंग्वेज में होती है, कहता है। This is simply the fact that the vocabulary of the given language can be used to construct a theoretically infinite number of infinite लामहदूद सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दे दी, यही दे देना। नेक्स्ट देखिए, The novelist has seen the buffalo. The novelist has eaten the buffalo. The contemporary novelist has seen the buffalo. अब देखिए एक ही है, सेंटेंस को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी है, इट्स अ प्रोडक्टिविटी। Idiom. One especially important category of non-compositional phrase is idiom. For example, if we say that so and so has thrown in the towels, most English speaker will recognize that we are not talking about anyone literally throwing a towel, but we simply mean that the person in a question has given up whatever venture is being spoken about. अब मैं आपसे कहता हूँ कि thrown on the towel, in the towels, ठीक है। थ्रोन इन द टावल जो है, टावल अगर मैं आपसे कह दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, लेकिन ये उसका ईडियम है, ठीक है। यू मस्ट गो थ्रू द बुक। अब ये भी एक ईडियम है। मैं कहता हूँ यू मस्ट गो थ्रू द बुक। हैव यू गॉन थ्रू द बुक? तो आप कहें मैं बुक के अंदर कैसे दाखिल हो? ये ईडियम है कि आपने बुक को थॉरली क्या करना है, पढ़ना है। तो ईडियम भी आपको देखने पड़ते हैं सिमेंटिक सेंस के लिए। लिक्सिकल सिमेंटिक वर्सेस फ्रेजल सिमेंटिक। लिक्सिकल यानी जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजल फ्रेज जो होते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे मैं कहता हूँ नियर एंड टीयर, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, क्या कहता है? इन द डार्क, ऑन द वे, नियर द माई हाउस, इन द हॉस्पिटल। ये सारे क्या हैं? फ्रेज हैं। फ्रेज क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, ब्रिक्स की तरह होते हैं, और हमें चाहिए होता है कोई सेंटेंस उसको करने के लिए। बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड मीनिंग ऑफ सेंटेंस वी कैन रिकग्नाइज द मेन डिविजन्स ऑफ द स्टडी सिमेंटिक, लिक्सिकल सिमेंटिक एंड फ्रेजल सिमेंटिक, ठीक। लिक्सिकल सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ द वर्ड मीनिंग, वेयर एज फ्रेजल सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ द principle which govern the construction of the meaning of the phrase and sentence.
मीनिंग आउट ऑफ द कंपोजिशनल कॉम्बिनेशन ऑफ द। अब देखिए एक वर्ड है, उसका मीनिंग तो मैं किसी तरीके से डिक्शनरी से देख लूँगा, लेकिन ये ईडियम फ्रेज जो है ये बहुत ख़राब करते हैं, ये हमें अक्सर डिक्शनरी से भी नहीं मिलते, इनके लिए अलहदा से फिर हमें पढ़ना पड़ता है इनका। Sentence meaning, utterance meaning. Sentence meaning, the sentence meaning of the given example is the literal compositions of the meaning built up from the meaning of individual. Utterance, sentence meaning एक पूरा sentence है, उसकी कोई meaning है. Utterance meaning by contrast is the meaning which the word have on a particular occasion to use a particular context. एक sentence है ना, वो sentence जो आप किसी खास टॉपिक पे लिख रहे हैं या आपके पास कोई sentence है, कोई ट्रांसलेशन कर रहे हैं आप, लेकिन अटरेंस जो आपके मुंह से निकला है ये आप कॉन्टेक्स्ट से देखना पड़ेगा। आपने कहीं पे ये मुंह से निकाल दिया कि सर राना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब आप आपके मुंह से अटरेंस हुई है ना, अब आपको अब इसको करने समझने के लिए हम देखेंगे आप कहाँ खड़ी हैं, किस जगह से बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं, किसके साथ बोल रही हैं, वो कौन से लोग थे किनके साथ बोल रही, ये अटरेंस को इस तरह वैल्यूएट किया जाता है। There are many uses in which words seem to acquire strongly different meanings from one of normally have supposed that the Peter has spilled lived. इधर आ जाए, एक होता है synonymy and antonymy and meronymy. Synonymies, antonymies and meronymy. आपको पता है synonyms का मतलब होता है कि उसके meaning, antonymy उसके मतलब जो उसके उल्ट meaning होते हैं। Let's see one by one. So all the concerned paradigmatic relation of the expressions, the relation which determine the choice of the lexical items over another. In the construction of any utterance, the speaker is typically confronted with the choice between various lexical item. Kitchen is the meronyms of the restaurant. यानी जो उसका किचन को किससे रिलेट, जो रिलेशन में मीनिंग आ जाता है उसको मेरोनमी कहते हैं। मतलब अब किचन की बात हो रही है तो हम उसको रेस्टोरेंट से भी कर सकते हैं रेफर। Often is the antonyms of the rarely, many in this context the synonyms of the numerous, and sushi is the hyponyms of the Japanese food. Let's see further. Antonymy, एंटोनम से निकला है। एंटोनम का मतलब होता है किसी वर्ड का उल्ट मीनिंग, उसके जो मतजाद मीनिंग होता है उसको एंटोनम्स कहते हैं, एंटोनमी कहते हैं। स्पीकर ऑफ इंग्लिश कैन रियली एग्री विद द वर्ड लाइक गुड बैड, गुड का क्या होगा बैड, लव का हेट, इन आउट अपोजिट एंड एंटोनम्स। द नोशन ऑफ द compositeness involved in seems discover several different relation of the general. However, antonymy may be characterized as a relationship of the incompatibility between the two terms respect and some given dimensions of the contrast. यानी contrast meaning उसको antonymy कहते हैं, आप simply लिख देना चाहिए। Words without obvious antonyms. Not every word has its obvious antonyms. Library of and correspondings are the cases for which there is no obvious relevant dimensions of the contrast, for which antonyms are consequently hard to identify. अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एंटोनिम्स फाइंड ही नहीं होते, उनके एंटोनिम वो कहता है जी लाइब्रेरी का क्या बनाएंगे। And even where the obvious dimensions of the contrast does exist, antonyms are always available. Angry, for instance, does not have any obvious antonyms in English, even though we can conceive of the scale of arousals and calmness. Name 10 other lexical items which do not seem to have obvious antonyms. कोई आप अब फाइंड कीजिएगा, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये वाला, ठीक है। नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स इसको भी छोड़ दें। एक्टिविटी लिसन, एंटोनिम्स ये भी छोड़ दें। मेरोनमी एंड होलोनिमी, leave this. A given word phrase is accepted as having same meaning is another word phrase of its substitution for other is given context yelled utterance which will accept having the same meaning. Police me,
पोलिसमी जैसे कि आपको वर्ड ही बता रहा है, पोली का मतलब होता है ज़्यादा। वैसे सेम वर्ड हैव अ सेट ऑफ डिफरेंट मीनिंग, सच वर्ड आर कॉल्ड पोलिसमिक वर्ड। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फ्लाइट, पासिंग थ्रू द एयर, पावर ऑफ फ्लाइंग, एयर जर्नी, यूनिट ऑफ द एयरफोर्स, वॉली, डाइग्रेशन, सीरीज ऑफ स्टेप। यानी एक वर्ड के जिसके बहुत ज़्यादा मीनिंग हो उसे पोलिसमी कहते हैं, पोलिसमी, पोलिसमिक वर्ड उसको कहते हैं। होमोग्राफी एंड होमोफोन। ग्राफी जो है ये रिटर्न से रिलेटेड है, फोन जो साउंड से रिलेटेड है, ये बस याद रखें। विंड एंड द विंड नाउन, अब दोनों के स्पेलिंग देखें एक जैसे है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, होमोग्राफ और होमोफोन। यानी इनका रिटर्न भी सेम है और इनकी साउंड भी सेम है। यहाँ पे ये वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे नाउन यूज हुआ है। आर स्पेल्ट इन द विंड एंड विंड आर स्पेल्ट इन द सेम वे बट प्रोनाउंस डिफरेंट। अब होमोग्राफ है ये, उसको होमोग्राफी कहेंगे। ग्राफ का मतलब होता है रिटर्न से रिलेटेड, होमोफोन फोन साउंड से रिलेटेड। साइट एंड साइट, राइट एंड राइट आर स्पेल्ड डिफरेंटली बट प्रोनाउंस इन द सेम वे, होमोफोनी। इसको होमोफोनी यानी होमोफोनी का मतलब होता है कि जो जिनके रिटर्न डिफरेंट हो और उनका क्या हो, उनकी साउंड जो है वो सेम हो। जैसे ये साइट और साइट का डिफरेंट सेम ही है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंस है। इनको हम होमोफोन कह सकते हैं लेकिन होमोग्राफ नहीं कह सकते, बात याद रखें। होमोग्राफ वो होते हैं जो लिखने में एक जैसे हों और उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, और होमोफोन जो होते हैं जो बोलने में सेम हो लेकिन उनकी ग्राफिकल जो उनकी लैंग्वेज है वो लिखने में और तरह के हो। इसको नोट कर लीजिएगा। आइडेंटिकल फॉर्म, डिफरेंट ओरिजिन, होमोनिम्स और गिवन सेपरेट एंट्रीज, और आइडेंटिकल फॉर्म्स सेम पोलिसमी गिवन सिंगल एंट्री। मीनिंग ओवरलैप, लूज सेंस ऑफ सिनोनिमी और एक्सप्लॉइटेड द डिक्शनरी मेकर्स, लीव इट। मेटाफर का आपको पता ही है। Metonymy. Another important structure relation is the relation of metonymy. In traditional rhetoric, metonymy is the figure of speech based and interrelation between the closely associated term, cause and effect. जैसे possessors and possessed and the host of the possible others. Metonymy. इसको भी छोड़ दें। कंपोनेंशियल एनालिसिस का मैं आपको बता देता हूँ। कंपोनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना। मिसाल के तौर पर आपने टेबल को एनालिसिस करना है, ठीक है। अब टेबल है, यहाँ पे फर्नीचर है, उसको हमने एनालिसिस करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, विद बैक, विद लेग्स, फॉर सिंगल पर्सन, फॉर सिटिंग, फॉर आर्म्स, रिजिड। यानी जो जो चीज़ें उसके अंदर होंगी हम उसको क्या लिखेंगे, इस तरह प्लस। टेबल का एनालिसिस करना है, उसकी 4 लेग्स होती हैं तो प्लस लिखूँगा, उसकी मतलब विद लेग्स तो प्लस लिख दूँगा। फॉर सिंगल पर्सन, टेबल कितने लोगों के लिए होता है, अगर फॉर सिंगल पर्सन है तो प्लस लिख दें। फॉर सिटिंग है प्लस लिख दें। विद आर्म्स, टेबल के साथ आर्म होते हैं, नहीं होते तो माइनस लिख दें। तो इसी तरह हम उसको वैल्यूएट करते जाते हैं जो चीज़ें हैं। तो ये होता है कंपोनेंशियल एनालिसिस। किसी चीज़ का भी कर सकते हैं आप, बर्ड का कर लें, ये चेयर का यहाँ पे किया हुआ है, ये आपको मैं असाइनमेंट सेंड कर दूँगा। इसको यहाँ पे टेबल का एनालिसिस किया हुआ है, मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। हाँ जी, टेबल, हॉर्स, बॉय, मैन, इधर उसकी ये असाइनमेंट में वो नाम नहीं आ रहे, वो मेरे पास दूसरी असाइनमेंट है उसमें ये नाम आ रहे सारे, उसको देख लीजिए। यानी टेबल के अंदर क्या चीज़ होती है, उसकी 4 लेग्स होती हैं, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। नीचे लिखा होगा कि वो रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है तो प्लस लिख दें। वो उसके बाद रनिंग के लिए यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। यानी जो चीज़ जिस चीज़ के अंदर हो हम उसको प्लस से ज़ार करते हैं, जो उसके अंदर ना हो उसको माइनस से ज़ार करते हैं। यही कंपोनेंशियल एनालिसिस होता है और इसका क्वेश्चन भी आता है, ये आपने देखना है। Dear students, I hope you have learned a lot in today's lecture.
एंड आई एम गोइंग टू सेंड दिस असाइनमेंट टू यू। मैं आपको ये असाइनमेंट सेंड कर दूंगा और उसके अलावा आपको वो भी असाइनमेंट सेंड कर दूंगा कोड स्विचिंग वाली। एनीथिंग एल्स, इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन स्टिल कॉन्टेक्ट मी। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। आप लोगों को मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हैव अ नाइस टाइम। सर आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक सर।